एहसास वुमेन ऑफ आगरा की ओर से कलम आगरा की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कलम प्रभा खैतान की एक पहल है हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना। अपने लोग अपनी भाषा। एहसास वुमेन ऑफ आगरा और प्रभा खैतान फाउंडेशन के मीडिया पार्टनर है दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है आईटीसी मुगल। अब मैं आईटीसी मुगल से स्वागत संबोधन करने के लिए ज्योति चिपकारा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। Namaskar everyone. On behalf of Team ITC Mughal, I welcome all present here and also our author, Mr. Himanshu Bajpai ji. We are glad to have you with us here, sir. Kalam has been a regular event with us and we are happy to be the hospitality partner for this very prestigious event which happens across the country. आप सभी साहित्य प्रेमियों का इस खुशनुमा शाम में स्वागत है। आईटीसी मुगल की तरफ से मैं आप सभी का कलम श्रृंखला के आज के होने वाले सत्र में अभिनंदन करती हूँ। कलम श्रृंखला प्रभा खैतान फाउंडेशन की अभिनव पहल है जिसे महिला और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली एहसास वुमेन ऑफ आगरा को अग्रणी समाचार संस्थान दैनिक जागरण के सहयोग से हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आईटीसी मुगल के द्वारा आयोजित किया जाता है। कलम श्रृंखला के प्रस्तुतकर्ता श्री सीमेंट हैं। And again, I would say welcome to a very fabulous evening to hear a lot of Lucknowi kisse from Mr. Bajpai. Thank you. आज हमारे साथ हैं हिमांशु बाजपेयी जी। हिमांशु बाजपेयी जी पक्के लखनवा हैं। उन्होंने वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से लखनऊ के ऐतिहासिक नवल किशोर प्रेस पर पीएचडी की है। उन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वर्ल्ड वाइड इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दास्तां गोई के अद्भुत फनकार हैं। लखनऊ समाज और संस्कृति पर दीवानागार लिखते हैं। इनसे बातचीत करेंगी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की टॉपर, साहित्य में बेहद रुचि रखने वाली राशि गर्ग जी। तो आइए हम सभी आगरा बैठे हिमांशु जी के नजरिए से लखनऊ को देखें। खैतान फाउंडेशन के कलम के सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रभा खैतान फाउंडेशन को आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मेरे को अपने खास मेहमान से बातचीत करने का मौका दिया। हमारे मेहमान हिमांशु जी लखनऊ से आए हैं। हिमांशु जी आपका स्वागत है हमारे ताजमहल की नगरी आगरा में। और सब आप जो है किस्सा गोई के जाने वाले फनकार हैं और आपको सुनने के लिए लखनऊ की संस्कृति और कल्चर के बारे में जानने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हुए। तो आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया प्रभा खैतान फाउंडेशन कलम और आगरा में जो लोग जिन्होंने ये महफिल सजाई, और राशि जी आपका शुक्रिया कि आपने इस अहमद की किताब पढ़ी और फिर कुछ सवाल तैयार किए। तो बस बहुत इश्तियाक है, बहुत उत्सुकता है कि सिलसिला शुरू होता है। आपका स्वागत है। जैसे कि आप एक किस्सा गोई के जादूगर हैं, तो आपसे हमें ये जानना, किस्सा गोई एक बहुत ट्रेडिशनल आर्ट है स्टोरी टेलिंग की और एक बहुत यूनिक आर्ट फॉर्म है। मैं जानना चाहती हूँ, आप हमें बताइए कि दास्तान गोई या किस्सा गोई असल में है क्या, और आप कब से उसमें जुड़े हुए हैं और कहाँ से आपका इसका सफर शुरू हुआ है? तो मुश्ताक अहमद यूसुफी जो उर्दू के मिज़ा निगार हैं, सेटायरिस्ट हैं, वो एक जगह लिखते हैं कि कोई दूसरा अगर आपका तारुफ करा दे, यानी आपका परिचय दे दे, तो उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप खुद अपने बारे में झूठ बोलने से बच जाते हैं। तो मेरा तारुफ आपने दिया, मैम दिया, तो मैं जादूगर तो नहीं कहता अपने आप को, मेरा जरिया माश है, यानी आजीविका का साधन भी है और हमें अच्छा लगता है इससे सुनाना। तो एक कोशिश है, एक राह, क्योंकि हमने ये देखा और समझा है
या कुछ लोगों से ऐसे मिले हैं जो बहुत अच्छे किस्से सुनाते रहे हैं, तो हमको ये पता है कि अच्छे किस्से सुनाना क्या होता है। तो लेकिन मेरी शुरुआत की जहां तक बात है, पहले मैं उस सवाल पर आता हूँ कि किस्सा कोई और दास्तान कोई है क्या। तो देखिए, दास्तान कोई दो लफ्जों से मिलकर बना एक लफ्ज है, दास्तान और गोई। दास्तान यानी कि कहानी, गोई यानी कि कहना या सुनाना। अब ये दास्तान कहानी तो है, लेकिन ये खास किस्म की कहानी है। ये तवील, एक लंबी कहानी है जो किस्सा दर किस्सा आगे बढ़ती है। यानी दास्तान एक ऐसी कहानी है जो कई कई दिन, कई कई रातों, कई कई हफ्तों, कई कई महीनों, कई कई सालों तक मुसलसल मुतवातिर सुनाई जाती है। तो दास्तानें उर्दू में बहुत सुनाई गई। जो सबसे मशहूर दास्तान हुई वो ही दास्तान अमीर हमजा। ये अमीर हमजा साहब, ऐसा माना जाता है कि हुजूर पाक मोहम्मद साहब के चचा थे, और उनके मार्कों की, उनकी जंगों की जो दास्तान है वो दास्तान अमीर हमजा मानी जाती है। अच्छा, शुरुआत तो बाहर से हुई, लेकिन जैसा कि हिंदुस्तान का एक मिजाज है और जैसी तासीर है हिंदुस्तान की कि कोई भी चीज कहीं से भी आई हो उसे इस कदर अपनाया है, इस शिद्दत से कि उसको हिंदुस्तानी बना दिया है। तो दास्तान कोई जब आई हिंदुस्तान और दौरे मुगलिया में, जो कि हम यहाँ किसी मुगल में आगरा में बैठे, तो अकबर बादशाह बहुत शौकीन थे दास्तान कोई कि उन्होंने बाकायदा अपने जमाने के बेहतरीन मुसव्विरों को एक प्रोजेक्ट कमीशन किया था हमजानामा पेंटिंग्स का, जिसमें बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनवाई और उन पर वो दृश्य, वो मंजर दास्तान अमीर हमजा के उन्होंने पेंट करवाए। और उसके बाद फिर उसके पीछे एक दास्तान को खड़ा होता था जो मंजर पेंटिंग में है उसको बयान करता था। तो एक तरीके से ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस होता था। फिर ये जब लखनऊ आई, क्योंकि बहुत सारी आर्ट फॉर्म की तरह, बहुत सारे फुल लतीफा की तरह जब लखनऊ आई तो उसमें अलग तरह से काम हुआ। तो लखनऊ में एक बड़ा कारनामा ये हुआ कि अभी तक जो आर्ट फॉर्म ओरल ट्रेडिशन में थी कई सदियों तक, सीना बसीना, पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही थी, लखनऊ में पहली बार मुंशी नवल किशोर प्रेस उसने इन्हें किताबी शक्ल में छापने का काम शुरू किया। तो मुंशी नवल किशोर प्रेस ने जब दास्तान अमीर हमजा को छापना शुरू किया तो ये किया कि लखनऊ के जितने बेहतरीन दास्तान को थे, मोहम्मद हुसैन जा, अहमद हुसैन कमर, अम्मा प्रसाद रसा, इन सबको बुलाया, इनको नौकरी पर रखा और इनसे कहा कि तुम सुनाओ, और बेहतरीन कातिब कैलीग्राफर्स बुलवाए, उनसे लिखवाया। तो आप समझिए कि कई साल ये प्रोजेक्ट चला। 1882 से लेकर 1910 तक ये दास्तानें छपती रही। 46 वॉल्यूम, 46 वॉल्यूम्स दास्तान अमीर हमजा के नवल किशोर प्रेस से छपे, जिसमें हर वॉल्यूम में 1000 पन्ने थे। यानी कि 46,000 पन्नों पर मुश्तमिल दास्तान अमीर हमजा दुनिया का लॉन्गेस्ट फिक्शनल नैरेटिव है। और जो मोटे से मोटा नॉवेल आप सोच सकते हैं, सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का बहुत ज़कीर नॉवेल है, लेकिन दास्तान अमीर हमजा की एक जिल्द का मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कैसे कैसे फनकार लोग रहे होंगे कि एक कहानी को इस कदर बढ़ाया और इस कदर परवान चढ़ाया कि आज हमें इस तरह से मिलती है। तो अब फिर उसके बाद जैसा कि होता है कि एक जमाना वो आया जब ये फन मिट गया। जो आखिरी दास्तान वो थे मीर बाकर अली देहलवी, उनका दिल्ली में इंतकाल हो गया। उसके बाद दास्तान गोई का सिलसिला रुक गया। फिर 2005 में इसका एक तरीके से मॉडर्न रिवाइवल हुआ। उसके बाद के सालों में जो लोग जुड़े दास्तान गोई से, उनमें एक हम भी थे। अब हम कैसे जुड़े? हमारे दोस्त अंकित चड्ढा, जिनको मैं कहता हूं कि हमारी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ दास्तान को, उनके लिए ये लफ्ज सही है कि वो जादूगर थे दास्तानों में। तो अंकित ने हमसे कहा कि भाई आपको बहुत शेर याद रहते हैं, आपका तलफ़ुज़ अच्छा है, आप पुराने लखनऊ से हैं, तो आप दास्तान क्यों नहीं करते? तो जब बार बार कहा गया तो थोड़ा उस पर कोशिश करने की सोची। फिर एक दिन इस राह पे चल पड़े तो आज तक चल रहे हैं। तो अंकित को ही ये किताब किस्सा किस्सा लखनऊ डेडिकेटेड है कि 2018 में एक हादसे में नहीं रहे, लेकिन आम इंसान और एक फनकार में यही फर्क होता है कि एक आम इंसान अपने जिस्म की मौत के साथ ही मर जाता है, एक फनकार अपनी फनकारी में, अपने फन में हजारों साल तक जिंदा रहता है।
ये है व्यवस्था। अंकित जी, आपने जैसे बताया बहुत अच्छा है, पर हमारी हिंदू संस्कृति में तो बहुत पुराना दास्तान गोई का वो है। हमारी रामायण और महाभारत में, महाभारत हमारी जो युद्ध है, जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, वो भी एक तरीके से दास्तान गोई की ही मिसाल है। जी, उसमें एक फर्क है। ये तो बात सही है कि सबसे ओल्डेस्ट जो जिसको हम कहते हैं कहानियों की सबसे पुरानी परंपरा और पीठ वो हिंदुस्तान की है, क्योंकि यहाँ कथासरी सागर है जिसकी कहानियां दुनिया भर में फैली। और अगर आप अलिफ लैला की कहानियां देखें तो एक साफ असर आपको दिखाई देगा कथासरी सागर के फॉर्मेट और कहानियों का। और उसमें बड़ी रिसर्चेस भी हुई है। लेकिन ये जो आपने बात कही ये किसी हद तक सही नहीं है, लेकिन इसमें एक फर्क है। देखिए, संजय क्या कर रहे थे, महाभारत जब कुछ सुना रहे थे तो बिल्कुल आंखों देखा हाल बयान कर रहे थे, यानी वो उसमें अपना तखय्युल, अपनी कल्पना, वो नहीं लगा रहे थे, अपनी कलाकारी नहीं लगा रहे थे। दास्तान गोई में क्या है कि फैक्ट जैसा तो कुछ है ही नहीं, एक तिलिस्मी दुनिया है, एक ऐसा काल्पनिक लोक है जिसमें कुछ भी असली नहीं, लेकिन वो बयान ऐसा है कि आपको जब एक दास्तान को कहता है, जब वो अफरा सियाब जो मेन विलन है दास्तान अमीर हमजा का, जब अफरा सियाब का बयान होता है और वो दास्तान को ये कहता है कि एक धुएं का पुल 3 मंजिल का बना हुआ है, तो सुनने वाले को पुल दिखाई देता है। तो ये एक बुनियादी फर्क है, लेकिन आपकी बात की स्वरूप में ठीक है। क्योंकि देखिए, रामायण में भी हमने देखा कि लव कुश ने भी कहानी करी राम के दरबार में जाके, तो वो भी कहानियों का ही सिलसिला है। हम लोग की संस्कृति में हर त्योहारों के साथ, सबके साथ जो कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो कि पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वो ही कंटिन्यू है। और वो कहानी क्यों जुड़ी है, हमारे यहाँ कहानियों का इतना जलवा क्यों है? क्या वजह है कि भाई मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी से इस देश का सीधा उस तरह से कोई संबंध नहीं है, बाहर की कहानी है वो, लेकिन यहाँ सीरियल बना है। अलिफ लैला को तो कितनी फिल्में शुरू से, जब से फिल्म बनना शुरू हुई, कितनी फिल्म बन चुकी हैं। इस तरह से तमाम कहानियों पर वजह ये है कि ये जो हमारी जमीन है, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, ये कहानियों को नवाजने वाली, इनका स्वागत कर, ये तिलिस्मी ओशनुमा को इतनी शोहरत कहीं नहीं मिली जितनी हिंदुस्तान में मिली, जितना काम यहाँ हुआ। तिलिस्मी ओशनुमा हिंदुस्तान आने से पहले, तिलिस्मी ओशनुमा तो खैर थी नहीं, दास्तान अमीर हमजा में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते थे, रज़्म या बज़्म, यानी कि या तो युद्ध का बयान होता था या फिर महफिलों का बयान होता था। जब हिंदुस्तान आई ये दास्तान, तो उसमें 2 नए एलिमेंट जुड़ गए जो कि आज दास्तान गोई की पहचान है, वो थी तिलिस्म और अय्यारी। तो ये हिंदुस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए ये वजह है कि यहाँ कहानियां क्यों होती है हर त्योहार में, या हर मौसम के हिसाब से, या हर खित्ते के हिसाब से, क्योंकि बात ये है कि सारा ज्ञान आप भूल जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन एक कहानी आपको जो एहसास देकर जाती है वो एहसास आप याद रखते हैं। तो इसीलिए जब महिमा को स्थापित करने की बात थी तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, एक कथा जोड़ी थी। यानी हम आपसे ये कहें कि भक्ति करो तो बड़ा अच्छा होगा, तो ये बड़ा रूखा सा हो जाएगा कई बार, इसको कई लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन जब एक कहानी सुनाएंगे कि भाई एक ऐसा था और ऐसा हुआ, तो उसने भगवान की भक्ति की तो ऐसा हुआ, विश्वास बन जाता है उससे। हाँ, तो एक एहसास आपको देगा। इसलिए कहानी के पैकर में, कहानी के शरीर में हमने बड़े से बड़ा ज्ञान हिंदुस्तान में रखा अपने लिए और आगे पहुंचा। आपकी किताब ये जो किस्सा लखनऊआ है, इसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है 2021 का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें आपने लखनऊ की तहजीब और संस्कृति को जिस तरीके से दिखाया है और दर्शाया है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं लखनऊ के ऊपर, बहुत कुछ लिखा गया है, पर आपकी के नए अपने अलग अंदाज की वजह से इसको इतनी शोहरत मिली है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये किताब तो लिखी गई थी बुनियादी तौर पर, मेरा ऐसा मन था एक किस्सा गो के बतौर कि लखनऊ पर जितने किस्से मिल सकते हैं, चाहे वो किताबों में मिले, चाहे किसी से सुनकर मिले, चाहे कोई फिल्म देखकर मिले, उनको एक जगह जमा कर देना। और कोशिश थी कि किस्सों के जरिए से शहर को समझा जाए, ये शहर की एक तस्वीर किस्सों के जरिए से बने। तो वो कोशिश है इसमें। तो इसमें कुछ किस्से हमने एज ए फिक्शन राइटर लिखे भी हैं, कुछ किस्से बुजुर्गों से सुने हैं, कुछ किस्से किताबों में हैं। तो मिलाकर एक इस तरह से कोशिश थी किस्सों को जमा करने की।
अब अवार्ड मिल गया, वो एक ऐसी चीज हो गई कि हमने उम्मीद तो की नहीं थी, मैं कोशिश की थी, क्योंकि वो अवार्ड के लिए जो प्रक्रिया होती है वो हमारे पब्लिशर ने की थी हमारे लिए। लेकिन जब मिल गया तो हमें ये यकीन, ये बात अच्छी लगी कि शहर के ऊपर और शहरों में भी, लखनऊ के ऊपर और लखनऊ में भी किस्सों की किताब को भी एक मेन स्ट्रीम साहित्य का अवार्ड मिल सकता है। ये बात थोड़ी अच्छी लगी। और बाकी तो किताबें लखनऊ पर बहुत सारी लिखी गई है, और शरर की किताब रिश्ता लखनऊ बहुत मशहूर है, सबसे पहली किताब वही होती है जब भी कोई लखनऊ पर, बहुत सारे किस्से शरर की किताब के हैं। फिर नागर जी ने पूरा काम इतना सारा किया है। मुझे लगता है कि आपकी जो किताब का ये कवर है, ये कवर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी शायद आपकी किताब को लोकप्रिय करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा होगा इस कवर का, क्योंकि इस कवर में हमें ऐसा लगता है देखकर कि पूरा लखनऊ सिमट कर आ गया, ऐसा लग रहा है। इसमें झलक हर तरीके के पहलुओं की लखनऊ के है, कल्चर की, संस्कृति की। इसमें दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, इमाम बाड़ा की तस्वीर है, यहाँ पर शायरों और तवाइफों की महफिल है, कबूतरबाजी भी है, अमृतलाल नागर जी हैं, यहाँ पर चिकनकारी करती हुई युवती की भी है। तो इस कवर को आपको किसने डिज़ाइन किया है, या मतलब इस कवर में आपने सब कुछ पूरा लखनऊ समेट दिया, ऐसा लग रहा है? ये कवर हमारे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, शिराज हुसैन, उनसे हमने डिज़ाइन करवाया, और हमने एक आइडिया उनको लिख कर दिया, भाई हम ये चाहते हैं। तो शिराज बोले कि भाई ये तो आपने बिल्कुल जैसे अखबार होता है उतनी सारी चीज़ें कवर पे कैसे आएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो उन्होंने आगे बढ़ाई, फिर कुछ अंदर कुछ चीज़ें डाली, फिर हमसे बोले अभी पीछे का कवर बाकी है तो कुछ उस पर डाल सकते हैं, तो पीछे तो नहीं डालने की जरूरत पड़ी। कोशिश ये थी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लखनऊ की पहचान है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसका लखनऊ में बड़ा अहम किरदार है, लेकिन शायद उनको समय के साथ बिसरा दिया गया, उनको एक कवर पर लाकर एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश। जैसे कि ये जो सितार वादक यहाँ बने हुए हैं मीरानीस के नीचे, ये यूसुफ उस्ताद हैं जो नौशाद साहब के उस्ताद थे। पद्मश्री यूसुफ साहब सितार के बहुत ज़बरदस्त कलाकार थे, अमीनाबाद में रहते थे, और पद्मश्री जब उनको मिला वो इस कदर बेखबर थे कि उनसे किसी प्रेस वाले ने पूछा कि भाई पद्मश्री मिला तो कैसा लगा या क्या फर्क आया। उन्होंने कहा बस इतना हो गया है कि पुलिस वाले परेशान नहीं करते। तो ये यूसुफ उस्ताद है, और ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे, नौशाद के उस्ताद। और ये भी माना जाता है कि मुगल आजम में बहुत सारा जो म्यूज़िक है वो बेसिकली यूसुफ उस्ताद का म्यूज़िक है, जो नौशाद साहब ने उनकी परमिशन से इस्तेमाल किया। तो ये मीर अनीस हैं जो मरसियों के बहुत बड़े शायर हैं, अनीस और कबीर दोनों लखनऊ के शायर, मीर अनीस है यहाँ पर। ये तवाइफ कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है तस्वीर, ये कथक की मुद्रा है बेसिकली। ये अंकित है हमारे दोस्त, उनकी तस्वीर है, उनको किताब डेडिकेटेड भी है। नागर जी हैं, नागर जी से हम कभी मिले नहीं क्योंकि बहुत छोटे थे जब वो नहीं रहे, लेकिन बहुत असर रहा उनका उन पर, क्योंकि चौक जो उनका जहाँ घर है और हमारा जहाँ घर है बहुत कम फासला है। तो नागर जी को लेकर एक अजीब किस्म का लखनऊ में हमने एक माहौल देखा, कम से कम उस जब हम बड़े हो रहे थे, यानी जब जहन की तामीर हो रही होती है, उस वक्त तक नागर जी की मौजूदगी थी उस समाज में, और आज भी है। तो ये रूमी दरवाजा है, आपने सही पहचाना, ये जो रेलिंग दिख रही है पुड़िया घाट की रेलिंग है। तो कोशिश थी कि ये कबूतर, अभी कबूतरबाजी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ये अमन के लिए भी है। ये दो आम लोग हैं जो बात कर रहे हैं आपका, तो ये बहुत कुछ आपने पूरा लखनऊ समेट दिया है। कोशिश है। अंदर आप देखें, अंदर ये चौक का चौराहा है जहाँ एक मक्खन वाला बैठा है, ये मजाज लखनवी की तस्वीर है, और इधर एक रिक्शे वाला भी है अंदर भी। तो कोशिश थी कि एक लखनऊ की अलग अलग चीज़ों का एक
एक नुमाइंदगी होगा। जैसे आपने अपनी किताब में अपने किरदारों को आसपास से लिया और जिया है, बहुत छोटे छोटे कोई नवाबी शान शौकत और इन चीज़ों की बजाय आपने आम आदमी की आवाम के लोगों को लिया है उसमें। सब्जी वालों को, बिरयानी वाले हैं, कबूतरबाज हैं, कचिताकारी करने वाले हैं, शायर हैं, इन लोगों के जीवन की जो आपने जिस प्रकार से उनकी मानवीय संवेदनाओं को पिरोया है, वो बहुत ही खूबसूरती से उनके मन की बात और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां, उनके मनोभाव को बताया है। आपने अपने किरदारों को इनको क्यों चुना? इनको इसलिए चुना क्योंकि आमतौर पर जब लखनऊ की बात होती है तो एक ब्रांड लखनऊ है। लखनऊ एक ऐसा शहर है कि जिसके किस्से आप दुनिया में कहीं सुनाए तो उनमें ऐसी यूनिवर्सल अपील है कि बहुत चाव से सुने जाते हैं। लेकिन वो जो ब्रांडिंग लखनऊ की हुई उसमें पता नहीं क्यों ये हुआ कि खास किस्म के कैरेक्टर के किस्सों को ही जगह मिली, खास किस्म के लोगों को ही जगह मिली, खास किस्म की जबान को ही जगह मिली। तो और वो सब का सब जो है वो एक फ्यूडल जो हमारा जहन है, सामंती जहन, उससे फर्क पाता है। तो हमें लगा कि आम लोगों के किस्से, लखनऊ के कल्चर का अगर इतना शुभरा हुआ, इतना चर्चा हुआ, तो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वहां सब नवाब ही थे या सब तालुकेदार ही थे या सब बड़े अहले ज़बान ही थे। लखनऊ की तहजीब को परवान चढ़ाया, लखनऊ की तहजीब को फरोग दिया आम लोगों ने। वो तहजीब इसीलिए इतनी आगे बढ़ी कि लखनऊ का मामूली से मामूली शख्स भी एक रंग में रंगा होता था जिसे कहते हैं लखनवियत। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। मसलन एक नवाब साहब आए कहीं से कि भाई ये लखनऊ का इतना चर्चा क्यों है, जब जबान की बात होती है तो लखनऊ की बात क्यों होती है। तो वो आए, अमीनाबाद पहुंचे, वहां फूल बेचने वालियां बैठा करती थी। ये एक खातून के सामने पहुंचे, उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अब ये वो जमाना था जब शायरी का बड़ा जोर था और उन लोगों की बड़ी कद्र होती थी जो शायराना अंदाज में बात करते थे, जिनको शेर याद रहते थे, जो मिसरों में बात कर सकते थे। इन्होंने एक मिसरा उछाला कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा। मेरे लगा मैं तो नवाब हूँ, तो बढ़िया शेरवानी पहने हुए हूँ, छड़ी घुमा रहा हूँ, और ये मामूली भूल वाली है, ये तो मरहूब हो जाएगी, इम्प्रेस हो जाएगी। बाजी पड़ गई उनकी। अब जैसे ही उन्होंने मिसरा उछाला कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा, उसने अपने तेवर कड़े किए और इनसे पूछा कहाँ के रहने वाले हो। ये घबराए, लटपटाए, बोले जी लखनऊ का हूँ। उसने कहा नहीं लखनऊ के तो नहीं हूँ। अब इन्हें जरा सी तो भी मालूम हुई, रुसवाई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा नहीं लखनऊ का ही। वो आ गई, उसने कहा नहीं लखनऊ के हो ही नहीं सकते, लखनऊ के होते तो क्यों ना कहते। अब इन्हें और तजस्सुस हुआ और इश्तियाक हुआ कि भाई ये क्या गुत्थी है, इसी को सुलझाने तो मैं आया हूँ। तो उसने पूछा भाई लखनऊ के होते इस तरह कहते। तब उसने फरमाया कि लखनऊ में किसी खातून से, किसी सिक्त नाजुक से ये कहना कि मैंने आपका तन देखा, ये भले ही आप शायरी में कहें, लेकिन ये घटिया बात है, मायूब बात है। लखनऊ में ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा। अब उसने पूछा कि भाई लखनऊ के होते तो किस तरह कहते। तब उस गुल फरोश औरत ने बताया कि लखनऊ के होते तो इस तरह कहते कि सब्ज फानूस में शम्मा को रोशन देखा। तो अब ये किससे है, एक जगह मजलिस हो रही थी, कोई मौलाना खिताब कर रहे थे मेंबर से। उन्होंने पानी जो है उसे मानी के वजन पर कहा है, पानी कहा। घर में खादिमा काम कर रही थी, उन्होंने अवधि में कहा इनका लेजेंड का कुछ नहीं आता। तो बड़े होंगे आलिम फाजिल मौलाना, लेकिन ये जो जबान की जो बारीकी है, और मुअज़्ज़म लखनवी साहब जिनका बहुत डिक्शनरी का मुअज़्ज़मुल लुगात, उनकी बहुत मशहूर डिक्शनरी है, कई वॉल्यूम्स में, पूरी जिंदगी उन्होंने उस काम को किया, एक डिक्शनरी तैयार की, उस पर उनको पद्मश्री भी मिला। तो जब वो मुअज़्ज़मुल लुगात तैयार कर रहे थे तो उन्होंने खास तौर पर अपने कुछ लोगों को भेजा था कि जाओ पुराने लखनऊ की गलियों में और जो घरों में जो
औरतें काम करती हैं उनसे पूछ कर आओ कि ये सही लफ्ज क्या है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका सही बरतना क्या है, इसका सही उच्चारण क्या है और सही लफ्ज क्या है। क्योंकि मुहज्जब साहब ये जानते थे कि ये औरतें जिनको आमतौर पर हम क्या मानते हैं, जो हाउसवाइफ है वो तो हाउसवाइफ है, उसके पास कोई इम्तियाज तो है नहीं, यानी वो कोई ऐसा कार्य नुमाया, ये गलतफहमी होती है लोगों। लेकिन मुहज्जब साहब ये जानते थे कि जबान तो इनके पास महफूज है भाई, क्योंकि इन्होंने पीढ़ियों से वही सही जबान सुनी है। तो एक कोशिश थी ये बताने की कि आम आदमी उसको उसकी जगह मिले। तो एक जो ये गलत तस्वीर लखनऊ की आ जाती है कि गोया लखनऊ में एक खास तरह का अंदाज ही चलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब खास तरह का अंदाज हम बनाते हैं तो एक बहुत बड़े तबके को हम बाहर कर देते हैं। और देखिए हम लखनऊ यहाँ आगरा में बैठे, आगरा के एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। नजीर अकबराबादी आज बहुत बड़े शायर हैं, सर बैठे हैं, राजगोपाल सर बैठे हैं, ये जानते हैं कि एक जमाने तक उर्दू शायरी ने नजीर को शायर ही नहीं माना, क्योंकि वो कहते रहे कि ये तो मेले ठेलों का शायर है, ये कोई शायर है कि कटली वाले ने कहा तो उसके लिए नज्म कह दी और मेले में कह दी और ये। लेकिन जब चेतना का विकास हुआ तो हमें समझ में आया कि भाई वो कितना बड़ा शायर है। तो ये एक कोशिश थी कि जो आम लोग हैं उनको भी उनके हिस्से का सम्मान मिले। वो एक शेर था इफ्तिखार आरिफ साहब का कि वो जो आप जड़ से रकम हुई वो दास्तान में मुस्तनद, सोने के पानी से जो लिखी गई वो दास्तान में प्रामाणिक है, अच्छी है। वो जो आप जड़ से रकम हुई वो दास्तान में मुस्तनद, वो जो खून दिल से लिखा गया है वो हाशिया भी तो लिखते। तो ये हाशिया तो खून दिल से लिखा गया। और ये कामयाबी भी है कि हम यहाँ बैठकर आईटीसी मुगल में 5 स्टार होटल में आगरा के प्रतिष्ठित लोगों के सामने बैठकर हम बात किसकी कर रहे हैं, अमीनाबाद की गुलफरोश औरत की या यूसुफ उस्ताद की या किसी पान वाले की या किसी रिक्शे वाले की। ये कोशिश थी इस किताब को लिखने के पीछे। बहुत अच्छा लिखा है आपने। इसमें एक बहुत ही दिल को छूने वाली मानवीय संवेदनाएं भी है। एक आपका रेत का सफर है, उसमें 2 लोग जो वो कर रहे हैं उनका किस्सा सुनाइए। वो बहुत ही अच्छा है ये जानने के लिए कि हम लोग आज जो ये चीज़ भूल चुके हैं कि एक दूसरे की भावनाओं की कैसे कदर करी जाती है या रिस्पेक्ट करी जाती है। अनजान इंसान की आप जिसको एक सफ़र में मिल रहे हैं, पर लखनऊ के लोगों की तहजीब उसमें बहुत अच्छे से झलक रही है। पहले आप पढ़िए। मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ और भी छोटे छोटे कुछ किस्से सुनाता हूँ ताकि थोड़ा लुत्फ किस्सों का भी आया, क्योंकि किस्सों की किताब पर है। तो वो किस्सा तो ऐसा है जिसका जिक्र राशि जी कर रही है कि, और वो सही किस्सा है। जितेंद्र श्रीवास्तव जो एपीओ थे लखनऊ के असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, ये उनका किस्सा है। ट्रेन गर्मी थी, स्लीपर क्लास का डिब्बा, तो हल्की हल्की सर्दी थी, मतलब गर्मी खत्म होकर सर्दी वाला मौसम था। तो वो वैसा मौसम था कि पंखा लगा दो, पंखा चला दो तो ठंड लगने लगती है और पंखा बंद कर दो तो गर्मी लगती है। तो किसी ने पंखा चला दिया, तो नीचे से आवाज आई, भाई ये पंखा चल गया है क्या? अब देखिए लखनऊ क्या है, जबान की एहतियात क्या है। अगर वो ये कहते कि क्या पंखा चला दिया है तो इसमें किसी पर चोट होती कि भाई किसी ने चला दिया। तुमने क्या कहा, क्या पंखा चल गया है क्या? अब इतना कहा तो नीचे से कहा कि वो मच्छर, ऊपर से मच्छर लग रहे थे तो इसलिए चला दिया था। तो बोला अच्छा फिर चलते रहे नीचे। बोले नहीं आप ऊपर है तो आपको सर्दी लगनी होगी। बोले हमने चदरा ओढ़ लिया है, आपको मच्छर चबा जाएंगे तो पंखा चलने दीजिए। तो कुल मिला के ऐसे वो किस्सा हुआ। जबान की एहतियात और ये जो पहले आपका कल्चर है, ये आज तो इसको बड़ा इसकी ये नकल भी कहीं हो जाती है, बहुत उसको मजाक में भी लोग कह देते हैं। लेकिन ये लखनऊ में जो लोग लखनऊ को जानते हैं वो ये जानते हैं कि लखनऊ में जीने की रविश में शामिल था ये पहले। आप इसलिए है ये क्योंकि आप जाइए लखनऊ में, मसलन वो जो पानी पूरी वाला से बताशे वाला, वो जब देगा दोने आपको बताशा खाने के लिए, तो जब बताशा आएगा तो
लखनऊ वालों की आदत में है कि वो कहेंगे इधर नीचे। छोटा किस्सा इससे जुड़ा एक और है, मैं आपको बताता हूँ जबान की क्या एहतियात है। एक मैकेनिक थे, मिस्त्री, स्कूटर के, मोटरसाइकिल के, उनके पास एक साहब आए, कहने लगे कि यार स्टार्ट नहीं हो रही है, इसको स्टार्ट कर दीजिए स्कूटर। अब उन्होंने वो कोई पेच ढीला हो गया, उसको कसा, 1 सेकंड लगा, बस कसा, स्टार्ट हो गई। अब वो बोले कि पैसे बताइए कितने हुए? उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं हुए, क्या है, पेच कसा हो गई। बोले नहीं बताइए, पैसा तो देंगे भाई, पैसा तो देना बनता है, लेकिन चाहिए कोई ऐसा काम ही नहीं है, पैसे क्या है। तो बोले नहीं कुछ तो बताइए। तो इन्होंने कहा मैकेनिक साहब ने कि 5 रुपए हुए। अब उनको लगा कि 5 रुपए पेच कसा, 5 रुपए, लेकिन वो तो मांगे नहीं थे। तो उन्होंने कहा एक पेच कसने के 5 रुपए। तो वो मैकेनिक साहब बोले पेच कसने के 5 रुपए नहीं है, सही पेच कसने के 5 रुपए। तो लखनऊ का क्या मामला है, आज तो हम जबान को बड़ा कैजुअली लेते हैं कि जबान हम ये मानते हैं कि संप्रेषण का माध्यम है, तरसील का जरिया है, इजहार का जरिया है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। लेकिन जबान अपने साथ पूरी तहजीब थी भाई, जबान अपने साथ पूरा वैल्यू सिस्टम, पूरा मूल्यबोध, पूरा एक तौर तरीका, एक मैनुअल लेके आती थी। और हमारे यहाँ जो कहा गया शब्द ब्रह्म है, वो शब्द लिखा हुआ शब्द ब्रह्म नहीं था, बोला हुआ लफ्ज जो था, क्योंकि हमारा तो पूरा मामला ओरल ट्रेडिशन का है। तो लखनऊ में इस पर बड़ा जोर था, और ये जोर ऐसा नहीं था कि बहुत कोई हम आलिम फाजिल हो, बहुत हमने एक तरह से खास उर्दू की ट्रेनिंग ली हो तभी हम बहुत बड़े जबान के माहिर होंगे। जबान उसकी होती है जो जबान से प्रेम करता है। तो जुमलों पर, यानी शर की किताब गुज़िश्ता लखनऊ में ये लिखा हुआ है। आज क्या हो गया, दुनिया ऐसी हो गई कि 2 लाख शेर किसी को याद है तो ये कोई ऐसा कार्य नुमाया नहीं है, इस पर आपको कोई इज्जत इम्तियाज नहीं मिलेगा। $2 लाख आपके पास है तो सब आपके आगे पीछे आएंगे, और वो ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने वो कमाए कैसे हैं। यानी ये बदमाश जो लफ्ज है, जो आज हम यूं इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी गाली होता था कि इनकी कमाई जो है बुरी है, ये बदमाश है, इन्होंने जो पैसा कमाया ये बुरे जरिए से कमाया। लखनऊ में क्या था इस जमाने में भाई, बड़ा उनको, यानी शरर ने ये लिखा कि वो लोग जो कोई काम नहीं जिनको आता था, जो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन उनके पास बातें करने का हुनर था, तो उनको बड़ी इज्जत की नजर से, यानी शरर ने कहा कि उस माशरे में, उस समाज में बातें करना भी एक फन है। यानी उनको आर्टिस्ट माना, जो अच्छे जुमले बोलते थे, जो अच्छे फिक्रे निकालते थे, उनको बाकायदा आर्टिस्ट के तौर पर तस्लीम किया, और उस फन का नाम था सुखन साजी, यानी बातें बनाने का फन। तो हिमांशु जी एक चीज पूछना चाह रही हूँ, आप उसको पास्ट टेंस में क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मतलब आज भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए इसको। लखनऊ वालों की जबान आज में क्या फर्क है आपको लग रहा है? नहीं, आज तो नहीं है वो, क्योंकि आज क्या हुआ है कि हमने वो, खैर उसकी अपनी वजह हो सकती है, सही है गलत उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन आज जबान को थोड़ा कैजुअली लेते हैं कि भाई कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया। तो ये वाली बात है। उस जमाने में जितना हमने पढ़ा और समझा, जबान अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको टोका जाएगा कि भाई ये लफ्ज ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये जब आपके अंदर एक संजीदगी होती है जबान की, तब आप जबान को समझते हैं कि भाई, और बारीकियों से देखना है वो हर कोई भी जबान जबान में। जब आप सही तरह से समझे, बोलने का तरीका, सामने वाले की हाँ, इज्जत करते हुए, इस्तेमाल करते हुए बोलने की बात है। तो ये जो एक बात थी, ये शायद अब आप फिल्मों में, फिल्मी गाने क्या होते हैं, फिल्मी गाने एक अपने आप में एक चीज लाते हैं, एक समझ लाते हैं। फिल्मी गाने जिस तरह से लिखे जाते हैं अब, तो हमें ये लगता है कि अभी हम मुंबई में थे तो हम शायर की दास्तान हमने तैयार की, तो हम उसकी रीडिंग कर रहे थे, तो वहां कुछ लोग आए थे जिसमें से एक
एक साहब थे जो कि लिरिसिस्ट बनना चाहते थे, और अब यकीन माने कि उन्होंने साहिर का नाम ही नहीं सुना। हालांकि लिरिसिस्ट बनने के लिए साहिर का नाम सुना होना जरूरी नहीं है, लेकिन समझ ये कहती है कि जिस चीज में आप हैं उसकी ट्रेडिशन को तो जाने। ट्रेडिशन को जानना क्यों जरूरी है? ये क्यों इतिहास पढ़ाया जाता है पत्रकारिता में कि भाई हमारी जर्नलिज्म में कोई एक ऐसा पत्रकार भी हुआ गणेश शंकर विद्यार्थी नाम का जिसने प्रताप निकाल के एकदम अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दी। जब आपको ट्रेडिशन पता होती है तब आपको ये पता होता है कि आप किस राह के मुसाफिर हैं और आपको कितनी संजीदगी से काम करना है। तो वो ट्रेडिशन को हम शायद थोड़ा बिसरा देते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा जमाना आ गया कि हर शहर एक जैसा है। तो आप होटल के अंदर बैठे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आगरा में बैठे हैं आईटीसी मुगल में, या लखनऊ में हयात में बैठे हैं, या ताज में बैठे हैं। तो ये तरीका जबान को लेकर भी है कि आगरा की वो जबान जो आगरा की अपनी थी उसे बिसराकर एक ऐसी जबान आगरा वाले बोलने लगे कि वैसी ही जबान चंडीगढ़ में बोली जा रही है और वैसी ही जबान दिल्ली में बोली जा रही है, वैसी जबान लखनऊ में बोली जा रही है। आपकी दास्तान कोई थोड़ा सोशियो पॉलिटिकल सटायर के रूप में भी दिखाई देती है। हाँ, वो ये भी पॉलिटिक्स की बात है बेसिकली जो भी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी आर्ट फॉर्म हो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है। यानी मेरी ये पॉलिटिक्स है कि जब हम लखनऊ के किस्से सुनाते हैं तो मेरा ध्यान हमेशा रहता है कि वो किस्से जाए कि जिसमें लखनऊ का आवाम जो है, लखनऊ के आम लोग जो हैं उनको एक प्रतिष्ठा मालूम। तो मेरी दिलचस्पी वैसे किस्सों में होती है। तो वो आम किस्से सुनाते क्यों हैं? क्योंकि हमें ये लगता है भाई कि हम पैदा हुए राजा बाजार में, हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़े, गलियों में खेल के बड़े हुए। अभी क्या है कि लखनऊ में एक दूसरा लखनऊ भी है जो असल लखनऊ हो गया है अब, लेकिन वो है असल में असल लखनऊ नहीं। लेकिन क्या है कि अगर हम नहीं सुनाएंगे राजा बाजार की कहानी तो फिर कौन सुनाएगा? ये हदीस दिल हमारी बजुबान दीगरा क्या है, जो हम ही तुम्हें सुनाते हैं तो कुछ और बात होती है। मजा तो जब है कि मेरे मुंह से सुनते दास्तां मेरी, कहां से लाएगा कासिद कहन मेरा ज़बां मेरी। तो राजा बाजार की गलियों में किस्से तो फिर राजा बाजार वाला सुनाएगा ना। तो इसलिए हमें लगा कि ये पॉलिटिक्स का भी काम है कि उस जबान को बोलना उस दौर में जब लखनऊ से एक जबान गायब हो जा रही है तब एक जबान में किस्से सुनाना, ये भी एक पॉलिटिक्स है कि आप समझे कि भैया ये तुम्हारी पहचान है, लखनऊ की पहचान जबान है उसकी, लखनऊ की पहचान उसका तौर तरीका है। लखनऊ की आप कुछ भी कर ले, देखिए जब लखनऊ बहुत डेवलप हो गया, लेकिन आज जब लखनवियत की बात होती है तो आदमी जाएगा और वो रूमी गेट की फोटो लगाएगा। अब हम अभी रूमी गेट में दरार आ गई तो आप सुबह सुबह चले जाए वहां तो इतने वहां टिकटॉकर्स और इतने रील्स वाले और इतने प्री वेडिंग शूट वाले होते हैं, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई तुम रील बनाओ, तुम टिकटॉक बनाओ, तुम स्टार बन जाओ, तुम प्री वेडिंग शूट कराओ, सब ठीक है, लेकिन ये भी तो समझो कि जिसके साए तले बना रहे हो उसमें दरार पड़ गई है तो ये दरार जो है ये दरवाजे को गिरा देगी, तो इसके लिए क्या कर रहे हो? ये कोई वो नहीं है ना कि मतलब ये आप ही के लिए भाई वो दरवाजा नहीं रहेगा जब लखनऊ में, और जैसे उसके हाल है तो वो बहुत जरूरी नहीं है कि उस पर काम नहीं होगा तो वो नहीं रहेगा एक। तो एक कोशिश ये रहती है कि भाई वो जो गलियां लखनऊ की है जहां कई बार नए लखनऊ वाले इसलिए नहीं जाते कि अरे वो तो बहुत कंजेस्टेड है, वो बहुत जाम लगती है, वहां तो बहुत ऐसा भैया। ये बात हमारे आगरा में भी लागू होती है। आप अगर मॉन्यूमेंट्स चले जाइए कहीं पर भी तो लोगों का ध्यान इस बात पे नहीं होता कि वो किस तरीके से उसको खराब कर दें। हाँ मतलब बहुत ये हर शहर की पुराने शहर की यही कहानी कि हमने पुरानी चीजों को छोड़ दिया उनके हाल पर। हम उन्हें याद तो कर लेते भाई, आगरा की बात होगी तो ताजमहल की बात होगी, नजीर की बात होगी। हमारे दोस्त आगरा के, अब आगरा में नहीं रहते, वो नौकरी करते हैं, हमने उनसे पूछा भाई नजीर की कब्र कहाँ है? तो खैर इतना भला हो उन्हें नजीर के बारे में पता था कि यहाँ एक शायर थे, लेकिन कब्र नहीं बता पाए वो उनको, उन्होंने कभी जाने की, उनको लगा क्या जाने की जरूरत है। लेकिन बात जब आप समझे ये सिर्फ नजीर को छोड़ दिए जाने या पुरानी इमारतों को बिसरा दिए जाने, एक जबान को छोड़ देने की बात नहीं है। हम अपनी जड़ों से जब कटने लगते हैं ना तो एक अजीब किस्म का इल्यूजन हमारे सामने होता है। जब हमारे विवेक
विवेक को जिस तरह स्थिर रहना चाहिए भटकाव आने वो नहीं लगता है। तो ट्रेडिशन को जानना इसलिए जरूरी है। इसीलिए हमें पता चला है आपको लखनऊ के किस्सों के में बहुत लुत्फ आता है, उसी वही आपको बहुत सुकून देते हैं। हाँ, एक आध और कोई आप अपने किस्से सुनाना चाहें, आपके फेवरेट किस्से? वो लखनऊ में एक आहिस्ता मिजाजी, थोड़ा लेट लतीफी जिसे कहते हैं, लखनऊ में एक मुहावरा बड़ा जल्दी आता शैतान का। तो एक टेलर मास्टर थे, उनके बारे में मशहूर था कि अगर आपने उन्हें 2022 में अचकन का शेरवानी का कपड़ा दिया तो 2026 तक वो उसे सिलने का ख्याल अपने दिमाग में ले। तो एक बार एक नवाब साहब आए बहुत जाहो जलाल के साथ, खुद से छड़ी घुमाते हुए मास्टर साहब से कहा कि भाई तुम्हें हमने 4 साल पहले कपड़ा दिया था और अगर इस साल तुमने शेरवानी नहीं सिली तो मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। वो आवाज जरा ऊंची हो गई, लखनऊ में ऊंची आवाज मार करना उस जमाने में बहुत घटिया समझा जाता था। तो जब नवाब साहब चले गए तो ये मास्टर साहब अपने घर आए, दुकान घर ही में थी। अंदर जब आए तो उनकी बेगम ने पूछा भाई क्या हुआ, कहीं कोई झगड़ा हो रहा था, ये ऊंची ऊंची आवाज में कौन बात कर रहा था? तो उन्होंने हाल बताया कि भाई वो एक मास्टर साहब वो एक नवाब साहब आए थे, उनका कपड़ा लिया था 4 साल पहले, सिल के दे नहीं पाया हो, तो भाई वो कह रहे थे अगर इस साल नहीं सिला तो छड़ी से मारूंगा। अब इतना सुनना था कि बेगम ने मास्टर साहब का गिरेबान पकड़ा, 3-4 घंटा मारे, उठा, इतना अर्जेंट कस्टमर लेने की जरूरत क्या थी? तो अर्जेंट कस्टमर जो है वो वाले नहीं लेते। तमाम किस्से, मतलब ये रमजान के रखवा किस्सा है लखनऊ में, आकाशवाणी में चेक लेने तो साइन नहीं करते थे, अंगूठा लगाते थे उस जमाने में, बाद में किसी ने सिखा दिया था। तो चेक लेने गए तो ड्यूटी ऑफिसर ने कहा कि भाई साइन, तो उन्होंने कहा भाई एक लाओ, अंगूठा लगाएंगे। तो वो थोड़ा सा हंस दिया और वो हंसी ऐसी हंसी थी कि जो ऊंचे तबके का आदमी नीचे तबके के आदमी को देख कर हंसता है। तो रफा साहब ने पूछा भाई क्यों हंस रहे, कितना पढ़े? बोला नहीं ये मुठे पे हंस रहा है जो कि हम पढ़े लिखे नहीं हो इसके हिसाब से। तो उसने और बोला ग्रेजुएट हूँ, उस जमाने में ग्रेजुएट होना बड़ी बात थी। तो रफा साहब ने उससे कहा ग्रेजुएट इस मुल्क में हजारों, अहमद जान तिरकवा सिर्फ एक। वहां से चले आए और वापस मुड़े और कहा एक ही रहेगा। तो हमारे पास अहमद जान तिरकवा आज भी एक ही। ये जुबान की एहतियात का एक किस्सा। आपने नागर जी, अमृतलाल नागर जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में भी बहुत कुछ जिक्र किया है कहीं कहीं, उनसे क्या प्रेरणा है आपको? नागर जी तो मतलब कहते हैं कि उनसे कभी नहीं मिले, सिर्फ किताबें पढ़ी उनकी, लेकिन एक गुरु जैसा जो सम्मान होता है वो वैसा है नागर जी के लिए। क्योंकि नागर जी को पढ़ के हमें, मेरे अंदर ये एहसास आया कि भाई एक शहर पे लिखना कितना दिलकश काम हो सकता है, और सिर्फ एक शहर पे लिखकर जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो नागर जी ने जो किताबें लिखी, ज्यादातर किताबें लखनऊ पर हैं, फिल्मों में गए थे वो, वहां से लौट आए, फिर नौकरी वोकरी छोड़ के पूरी तरह लेखन पर थे और बहुत सारी किताबें। और जो जबान है उनकी, और जिस तरह वो लखनऊ का भाषा खींचते हैं, और जो वो अपने आप में जितना अपने पढ़ा समझा, उनको वो पूरी लखनऊ का कल्चर अपने आप में रचाए बसाए थे। अच्छा, उनको देखिए कि उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया गदर के फूल नाम से, जिसमें उन्होंने ओरल हिस्ट्री कलेक्ट की। 1957 में जब 1857 के 100 साल हुए तो चूंकि आरसी मजूमदार ने ये कहा कि भाई वो एक सैनिक विद्रोह था, क्रांति जैसी कोई चीज नहीं थी, तो नागर जी ने वो पूरा ट्रेवल किया बाकायदा और वो गांव-गांव जाकर अवध में जो क्रांति के किस्से थे वो इकट्ठा किए। तो नागर जी का तो बहुत असर है, मतलब वो इसलिए भी है कि शायद हमको बड़ा गर्व होता है कि हम उस इलाके से हैं जहाँ नागर जी थे। तो वो जबान भी कुछ कुछ तो शायद सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स जो हमें लगते हैं जिंदगी में, जो कभी कोई ये कह देता है कि हाँ भाई
नागर जी को हम पढ़ते रहे हैं और आप पुराने लखनऊ पे लिख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वो नागर जी वाली बात आती है या उसकी छाया नहीं आती है। तो छाया का आना आमतौर पे लोग निगेटिव समझ जाते हैं। मैं तो जिंदगी भर ये कोशिश करने को तैयार हूँ कि कभी मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जिसे पढ़ के लोग कहें कि नहीं ये नागर जी की खुशबू है। क्योंकि वो क्या आदमी थे, मतलब हम तो इसीलिए ये कवर में है। मैं हमेशा कहता हूँ उर्दू में कृष्ण चंद्र और हिंदी में नागर जी मेरे इतने फेवरेट हैं कि मैं दीवानों की तरह, मतलब मैं इनका दीवाना हूँ। तो नागर जी तो मतलब क्या कहना है इनके बारे में। आपका डेडिकेशन उनकी तरफ है, इसलिए आप भी इतना ऊंचे उठ रहे हैं। ऐसी में आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जी, है ना, हिमांशु वाजपेयी ऑफिशियल। जी, उस पे भी आपने एक प्रोग्राम है आपका चलता है क से किताब। जी। उसमें आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो इंटरव्यूज आपने बहुत नामी लोगों के इंटरव्यूज करे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, कलाकार हैं। वो असल में जो चैनल पे प्रोग्राम है काशी किताब, ये अलग अलग फील्ड के कुछ नामी लोग, उनसे बात की जाती है उनकी पसंदीदा किताब और उनके लिखने पढ़ने के बारे में। देखो पूरा इंटरव्यू केंद्र भी इसी पर है कि भाई आपकी फेवरेट किताबें कौन सी हैं, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, आपने पिछले दिनों क्या पढ़ा, और ऐसी किताबें जो आप चाहते हैं सबको पढ़नी चाहिए। तो कुल मिलाकर एक कोशिश थी कि असल में क्या हुआ कि ये जो एच डीलर्स जो होते थे स्टेशन पर, जो किताबों की दुकानें, एक बार हम गए लखनऊ से अभी, तो वो जो चारबाग पर बड़ी दुकानें थी वहाँ किताबें अब नहीं बिकती हैं। उन दुकानों पर स्टेशन पे जाने का बहुत शाम होता था एच डीलर्स का। खाने पीने की दुकानें, खाने पीने के सामान बिकने लगे। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा भाई कोई पढ़ ही नहीं रहा है, मोबाइल पूरा टाइम ले जा रहा है। तो एक कोशिश ये हुई कि भाई एक फिजा ऐसी बने, क्योंकि पॉपुलर लोग क्या करते हैं, उनकी अपनी एक अपील होती है। तो अगर कोई इंसान हमें पसंद है, मान लीजिए नागर जी हमें पसंद है, नागर जी होते और वो कोई काम कहते कि ऐसे ही करना चाहिए, तो हमको लगता है हाँ भाई यही सही तरीका। वो कहा गया महाजनों कथा सरपंच था, बड़े लोग जिस पद से जाए वही रहा। तो हमें लगा कि भैया अगर पंकज त्रिपाठी कहेंगे कि हाँ हमको राग दरबारी पढ़ लेनी चाहिए, तो पंकज त्रिपाठी के कहने पर बहुत सारे लोग जो पंकज त्रिपाठी को वेब सीरीज की वजह से जानते हैं, तो शायद कभी हिंदी नहीं पढ़ते होंगे, वो शायद राग दरबारी को पढ़े। ये कोशिश थी। तो वो काशी किताब उस कोशिश से। शादी को भी किया है, नसीर साहब को भी किया, उसमें त्रिपाठी को किया, उसमें रवीश कुमार को किया, इफ्तिखार आरिफ को भी किया, प्रताप भानु मेहता को किया, रामचंद्र गुहा को किया, पुरुषोत्तम अग्रवाल को किया। तो तमाम लोग अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन बातें किताबों पर ही। उसी के बाद अब आप कौन सी नई किताबें समय आपकी लिखी जा रही हैं? अभी तो एक किताब है जो पिछले काफी वक्त से हमें खुद इंतजार है कि हम उसे पूरा कर लें। हमारे साथ मुश्किल ये है कि हम फुल टाइम परफॉर्मेंसेस में आ गए, क्योंकि वो एक हमारा जैसा आपने कहा आजीविका भी उसी से जुड़ी है और मजा भी आता है। तो अभी क्या हुआ, 2 साल से कोरोना में शोज वगैरह हो नहीं रहे। तो अभी जब कोरोना थोड़ा सा हल्का हुआ तो शोज एकदम से आने लगे बहुत सारे। तो अब क्या है कि फिर लगता है यार शोज कर लो, तो अभी वो लिखने वाला काम थोड़ा पीछे चला गया। तो अब ये जब सीजन खत्म होगा, जिसको हम कहते हैं कल्चरल सहालत, फरवरी के बाद, तो फिर जब शोज थोड़े कम हो जाएंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इतना ट्रेवल रहता है कि लिखने के लिए आपको असल में कैफियत की अवस्था में आना पड़ता है। क्योंकि हम इतने पहले देखिए मंटो के बारे में मशहूर था कि भाई उनको राइटर जो है वो बंद कर देता था कमरे में और बाहर निकलते थे, कमरे लिए चले आते थे। महफिल में बैठे किसी ने जुमला किया कि उसके तमाम जिसमें मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। मंटो ने पूरा अफसाना महफिल में बैठ के 50 लोगों के बीच में हाँ वो लिख दिया। लेकिन ये टैलेंट बहुत रेयर है। तो होना तो ये चाहिए कि भाई लिखना पढ़ना चलता रहे, ये शोज भी कर रहे हैं तब भी
हो जाए, लेकिन वो है मश्क सुखन जारी चक्की की अजियत भी। तो हसन मोहानी को जब जेल हुई तो उनको चक्की पीसने की सजा हुई, तो वो शायरी भी कर लेते थे उसी में। किसी ने उनसे पूछा कि भैया कैसे आप इतना अनाज पीसते हो, शेर भी कह लेते। उन्होंने शेर कहा कि है मश्क सुखन जारी चक्की की अजियत भी, एक तुरफत तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो इतना होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन थोड़ी वही हमने कहा ना कि लखनऊ में तो टेलर मास्टर का कोई सिलसिला हमसे भी जरूर जुड़ता होगा, तो हो नहीं पाता, लेकिन कोशिश है कि आपसे बात करके लखनऊ के बारे में एक शेर जो अमीर बिनाई जी का है, दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, इजहारे बुए मुश्क गजालों के सामने। ये अमीर बिनाई का शेर है। असल में है क्या कि सुखन कहते हैं साहित्य को, अमीर बिनाई कह रहे हैं लखनऊ वालों के सामने साहित्य की बात करना वैसा ही है जैसे कि आप कस्तूरी मृग के सामने खुशबू की बात करें, यानी जिसकी चीज है आप उसके सामने उसकी बात करें। अच्छा, लखनऊ का बड़ा मामला है, बहुत सारे शेर कहे गए, बहुत सारी किताबें लिखी गई, तो लोगों ने बाकायदा इंतखाब किया उन शेरों का, उन नज़्मों का जो लखनऊ पर लिखी गई या कहे गए। किस्से भी हैं, तो थोड़ा वक्त हो तो मैं कुछ किस्से भी सुना दूँ, कुछ शेर भी सुना दूँ, तो अगर वक्त खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। चलिए एक किस्सा तो सुना दीजिए, आपके पसंदीदा किस्सा जो हो। ठीक है, तो ये किस्सा एक लखनऊ में एक बहस उठी कि पान लगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो अभी हम लोग कहते हैं कि पान लगाना, लेकिन उस जमाने में बनाना मुस्तरद माना जाता था, प्रमाणित नहीं रहता था। तो कोई साहब गए किसी पनवाड़न के पास, उससे बोले कि नहीं पनवाड़न 2 पान लगाना। पनवाड़न में खास लखनऊ की थी, उसने अपनी जूती की नोक पे हाथ रखा, तब कितने लगाऊं? अब वो भैया संभले, उन्होंने कहा भाई पनवाड़न मैं कह रहा था कि 2 पान बना दिया। तो लखनऊ में किस्से असल में क्या है कि मसलन एक किस्सा इसमें हमने दिया है, सब्जी वाले खीरा आना शुरू हुआ, तो एक साहब खीरा लेने पहुंचे नदी मसनैन साहब, जिनकी बहुत मशहूर किताब है, ट्राइबल इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है हिंदुस्तान के बड़े। तो उन्होंने दाम पूछे, तो उसने बताया कि जो दाम बताया वो आमतौर पे दाम से बहुत ज्यादा। तो नदीम साहब ने कहा भाई इतने महंगे? तो वो बोला भाई अभी अल्लाह बतिया है ना साहब, इसीलिए नखरे करता है। तो ये जो कहने का एक तरीका है लखनऊ का, ये और शायरी में बहुत आया है। मतलब लखनऊ के कितने किस्से हैं जो शायरी में, कि कई बार से कोई किस्सा आया उसको लखनऊ वालों ने एक गिरह लगा दी और एक शेर बन गया। लेकिन आपने उनको सबको पिरो दिया है, इसीलिए आपकी किताब तो पुरस्कार के लिए नवाजी गई है। हाँ, कोशिश तो इसीलिए आपको यही लग रहा है कि आपके बारे में शायद हम लोगों ने सही सुना है। कहा जाता है कि आप जहाँ भी जाते हैं लखनऊ लेकर जाते हैं और बिखेर जाते हैं लखनऊ अपने मिलने वालों से। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा इसलिए भी आगरा में प्रोग्राम होना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगरा में उन शहरों में है जिसके पास अपनी एक अलग कल्चरल हेरिटेज भी है, उसका इतिहास भी है, और वो एक ऐसा इतिहास है जिसपे हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। भाई मतलब आप देखिए कि मीर तकी मीर यहाँ के, गालिब यहाँ के, नज़ीर यहाँ के, ताजमहल यहाँ था, यहाँ है, मतलब ये लोग तो थे। तो अब ये अगर आगरा में रहने वाला इंसान नज़ीर को न जाने या मीर को न जाने या गालिब को न जाने, तो फिर तो ये बदकिस्मती, और थोड़ी बदकिस्मती हमारी है कि हम उनको नहीं बता पाए। न जानना, हमेशा कहते हैं न जानना, इंसान हर चीज नहीं जानता, हो सकता है सारी चीजें जानते हो जो हमें बिल्कुल न पता, लेकिन जानने की इच्छा ना हो, ये एक ऐसा अमल है जो इंसानी स्वभाव के खिलाफ। क्योंकि जानने की इच्छा या जिज्ञासा वो बहुत बेसिक मूलभूत
स्वभाव की प्रवृत्ति है इंसान की। तो लोग जाने इसलिए जरूरी है कि हम किस्से सुनाए जाते रहें, और हमें आगरा के किस्से सुनाने के लिए भी अब किसी को ढूंढना पड़ेगा जो सर सुना सकते हैं, और जरूर, लेकिन जरूर सुनाए जाने चाहिए। शहरों के किस्से सुनाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर किस्से नहीं सुनाए जाएंगे तो शहर का एक हिस्सा है जो धीरे धीरे धुंधला कर खो जाए। और आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना होगा हिमांशु जी से? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी और राशि जी आपका इस मनोरंजन उपक्रम के लिए। और इसी के साथ हमारा सवाल जवाब का दौर अब शुरू होता है। जिसके लिए आप प्रश्न हो आप बेझिझक प्लीज पूछिए। एनीबडी कुछ इतने इंटरेस्टिंग किस्सों के बाद तो काफी तो सवाल पूछ लीजिए, हम सरकार नहीं है कि सवाल पूछे बुरा मान जाए। सवाल पूछ सकते हैं। एक जो आपका टिपिकल परफॉर्मेंस होता है जिसके आप हैं, उसका एक कोई छोटा सा एग्जाम्पल आप शेयर कर सकते हैं? अच्छा, मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं स्कूल के, उनके बेटे ने इस आर्ट को अभी लिया है। ही इज ओनली 10 years old and he's already started performing across the country. हाँ? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी उन्होंने he performed for the first time. राघव नाम है शायद। हाँ। राघव जी जी। दास्तान वही करते हैं वो हाँ, भी। बहुत प्यारे हैं वो। हाँ, देखा। दिल्ली से। जी 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 जी। हाँ। नलिन His जी। father, हाँ, Nalin हाँ। Mehta. के साथ जानते हैं। Yeah, जी, जी। he's a very हाँ, famous जानता हूँ। journalist. जी। तो परफॉर्मेंस का कोई टुकड़ा मैं आपको एक साफीनामा सुनाता हूँ। साफीनामा यानी कि शराब पिलाने वाले की तारीफ। तो आमतौर पर जब कोई लिटरेचर लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि भाई गणपति वंदना होती है, सरस्वती वंदना होती है, वाणी वंदना, या उर्दू में है तो मनकबत, नाथ, हम, सलाम। दास्तान कोई, यानी जब दास्तान को दास्तान सुनाता था पुराने जमाने में, और अभी भी वो ट्रेडिशन है, तो वो शुरुआत करता था साफीनामे से। तो मैं आपको एक साफीनामा सुना रहा हूँ 19th सेंचुरी का, मोहम्मद हुसैन जाह का लिखा हुआ। थोड़ी सी जबान जो है वो जो कि 100 साल पुरानी है, उससे भी ज्यादा, तो हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन एक माहौल जो है वो पहुंचेगा। नाजों के उठाने वाले साथी, रिंदों के छकाने वाले साथी, नाजों के उठाने वाले साथी, रिंदों के छकाने वाले साथी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है, फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादए नाम, वो जाम के जो रश्ते जामे जम हो, वो मैं के न जिसका नशा कम हो, वो नशा के जो दिखलाए मैं रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग, वो आज पिला दे जाम साकी कि जिसमें हो तेरा नाम साकी, अकली में सुखन को मैं करूं सर, मद्दाह रहे मेरे सुखन भर, जीनत देहे बागे कामरानी, ऐ जाह बने मेरी कहानी, वो फूल झड़े मेरी ज़बां से, हर सफा नकम हो बोस्तां से, मुश्ताक है अहले बज़्म ऐ जाह, सब देख रहे हैं देर से राह, सो आगाज़े बयां करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। इसके बाद दास्तान शुरू हुई। आमतौर पर शुरू में सुनाया जाता है, हम महफिल के आखिर में सुना है। अलग से नहीं सीखी, असल में हम जिस इलाके में जिस दौर में बड़े हो रहे थे उसमें हमारे आसपास ये जबान को नागर जी कहते थे कि जबान पढ़कर नहीं सीखी जाती, जबान सुनकर सीखी जाती है। तो उन इलाकों में उस जमाने में किसी हद तक सही जबान थी, आज भी है बेहतर जबान। तो हमें लोग अच्छे लगते थे जो जिनको बहुत शेर याद रहते हैं, जो शायरी में बात करते हैं। बचपन से जैसा आप बनना चाहें वो ऐसा तो आ ही जाता है। तो हम वैसे तो नहीं बन पाए जैसे लोगों को हमने देखा, लेकिन किसी हद तक एक पतरा, एक
नकल भर का एक सामान इकट्ठा कर लिया अपनी शख्सियत के अंदर, तो हमें अच्छा लगता है इस तरह से शायरी के साथ बात करना या एक ख़ास तरह के ख़ास अंदाज में, तो वो बिना एफर्ट के होंगे। मतलब में वो जो चीज़ें आप बहुत अच्छी लगती है आपको, वो आपके अंदर कई बार आ जाती हैं बिना किसी बहुत मेहनत अलग से नहीं आ पाते। तो इसलिए हुआ है, जिस इलाके में थे राजा बाजार में, वहाँ ऐसी ज़बान बोली जाती थी, इसलिए हम ऐसी ज़बान बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अरुण डांग जी को, जो कि आगरा के सर्वमान्य लोगों में से हैं। अरुण जी 7 बार टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वे होटल इंडस्ट्री के वरिष्ठ सदस्य हैं। आगरा के मशहूर ताज महोत्सव के संचालन में भी इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इतने मशहूर होने के बाद भी वे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और कई पुस्तकें एवं कविताएं लिख चुके हैं। अरुण डांग जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे ऑथर हिमांशु बाजपेयी जी और हमारी कॉन्वर्सेशनलिस्ट श्री राशि गर्ग जी को एक मोमेंटो प्रस्तुत करें। हमारा मोमेंटो एक मधुबनी स्टोर है, जो कि प्रभा कथा फाउंडेशन का एक प्रयास है कि वह राज्यों के बीच के प्रतिदान को प्रोत्साहित करे। हिमांशु जी, आपने तो और आगरा में बैठे बैठे आई थिंक हम सभी लखनऊ की सारी गलियां घूम लिया हमने। एक छोटा सा शेर जो आपकी किताब में से ही मैंने निकाला है, वो जरा सा बोलने की गुस्ताखी करूंगी। मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़हूर। मोहब्बत बिन इसना जो आया कोई, मोहब्बत से खाली न पाया कोई। मोहब्बत की इस कारखाने में है, मोहब्बत से सब कुछ ज़माने में है। मोहब्बत की आतिश से अखगर है दिल, मोहब्बत ना होवे तो पत्थर है दिल। और ऐसी ही मोहब्बत मुझे लगता है आप लखनऊ शहर से करते हैं। ये मीर की मसनवी है, शोला इश्क। फिर भी आगरा में हम खड़े हैं, उनका शहर है, ये उसके शेर। मीर ने पूरी तवील मसनवी में हर मिसरे में मोहब्बत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। तो ये तो कुछ मिसरे हैं जो हमने दिए, लेकिन ये मीर का शेर। तो चलिए तालियों से हम धन्यवाद करें हिमांशु जी का और राशि जी का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं श्वेता बंसल, एहसास विमेन ऑफ आगरा और पीके फाउंडेशन की ओर से अपने हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आईटीसी मुगल और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आप सभी साहित्य प्रेमियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और आज की शाम को इतना खुशनुमा बनाया। अब मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ अपनी किताबें लें और हिमांशु जी से साइन करा लें। थैंक यू।